फेसबुक पेज पारुल यूनिवर्सिटी के उस पर लाइव होगा, तो आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स को आप मैसेज कर सकते हैं कि वो पारुल यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक लाइव जुड़ सकते हैं। अभी भी ये लाइव ही चल रहा है, आप अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हैं, अपने घर बैठे अपने पेरेंट्स को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं और वो भी इस क्रम में जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भारद्वाज जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस धारा पर जन्म लिए हैं जिन्होंने न कि सिर्फ एक क्षेत्र की हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। इन अभूतपूर्व कार्यों का जो पिछले कई हजार सालों में जगत को जो हमने दिया है, इसका सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तम परिचय आज भारतवर्ष में कोई व्यक्ति दे सकता है तो हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको वर्षों से हम लोग यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे समक्ष साक्षात विद्यमान हैं। पारुल यूनिवर्सिटी, जहां पर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी देश और दुनिया के अध्ययन करते हैं और 2000 से ज्यादा अध्यापक देश के लगभग हर एक कोने से अध्यापन कार्य में जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा अलुमनाई दुनिया के अलग अलग कोनों में कार्यरत है। आज ये कार्यक्रम साक्षात, प्रत्यक्ष और फेसबुक के माध्यम से आज इसको सुन रहे हैं। मैं, मेरे प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांशु पटेल सर, मेरे वाइस चांसलर डॉक्टर एम एन पटेल सर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार सर और प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कि ये कार्यक्रम में आयोजित कर सका हूं। मैं एक बार फिर से पूज्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से निवेदन करूंगा कि हमारी इस ऑडियंस को आपके प्रखर ज्ञान और मधुर भाषा से आवालित करें, हमें आभारित करें। प्रणाम। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांश पटेल जी, वाइस चांसलर डॉक्टर एम एन पटेल जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पवन द्विवेदी जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी शिक्षक, विद्यार्थी और सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, देखिए आज का जो विषय है कि प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान, आज जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करने की बात करें तो क्या प्राचीन ज्ञान की कोई प्रासंगिकता या आवश्यकता है? मैं कहना चाहूंगा कि आवश्यकता इसलिए है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भारतीय संस्कृति किस मायनों में दूसरी अन्य संस्कृतियों से भिन्न है। कई लोग कहेंगे साहब हमारे यहां दया, धर्म, सहिष्णुता, उदारता दूसरों से अधिक है। ठीक है, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहां दया, धर्म, उदारता, सहिष्णुता सबके यहां है। कोई ज्यादा मान रहा है, कोई मान रहा, कोई नहीं मान रहा है। कम से कम दावा तो सभी करते हैं कि हमारे यहां लिखा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई चीज बताइए जो भारतीय धर्म और संस्कृति में के ग्रंथों में उल्लेखित है और दुनिया के किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में या दूसरी संस्कृतियों के सांस्कृतिक ग्रंथों में उल्लेख ही नहीं है, यानी जो लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमारे यहां लिखा है और दूसरों के यहां लिखा ही नहीं। तो अगर आपसे मैं कहूं थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क पर जोर डालिएगा तो आपको ध्यान आएगा, यू हैव हर्ड अबाउट द वैदिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा, अनहर्ड ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज आयुर्वेद,
बाई नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास, वेद का अंग है और है मेडिकल साइंस, आज स्थापित मेडिकल साइंस है। अभी कोरोना काल में भी आपने देखा कि सबसे ज्यादा लोग च्यवनप्राश और हल्दी, गिलोय, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर रहे थे। कभी आपने कहीं विश्व में कहीं भी किसी भी जगह पे सुना है कि धर्म या संस्कृति के ग्रंथ में गणित और मेडिकल साइंस हो? ये वो चीज है जो हमें दूसरों से एकदम अलग बनाती है। इसीलिए मैंने कहा यदि आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है और दूसरी जगह लिखा ही नहीं है, तो वो ये है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोनॉमी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके कैलकुलस, वो सारी बातें अपनी जगह। मगर होता क्या है कि हमारे यहां धर्म और विज्ञान इस कदर आपस में संबंधित था कि हम कई बार उसका भेद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पश्चिम में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा था। वहां पे गैलीलियो कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह गलत है, तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती थी। हमारे यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे तो धर्म ग्रंथों में जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं, इवन जो खगोलीय गणनाएं हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, वो आज भी एकदम सही उतरते हैं। तो इसलिए जब हम पश्चिम सोच से सोचना शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति को, तो हमें लगता है कि विज्ञान और धर्म में कोई मतभेद होना ही चाहिए, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े ही होने चाहिए। परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। ये बताइए, 2 महीने के बाद मकर संक्रांति का पर्व आएगा। तो मकर संक्रांति के पर्व का मतलब क्या है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, यानी सन मूव्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों होता है? आज विज्ञान ने हमें बताया है कि धरती अगर एकदम सीधी होती और अपने एक्सिस पर घूम रही होती तो क्या होता, इसका जो सेंटर का इलाका है, यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इक्वेटर के आसपास, तो वहां तो निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती, वो रेगिस्तान हो जाता, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बर्फीले रेगिस्तान हो जाते। तो यहां जीवन कभी होता ही नहीं। परंतु चूंकि 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जिसको एक्सियल टिल्ट कहते हैं, 23.5 डिग्री पे, अब जब ये घूमती है तो आधे समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पे और आधे समय उत्तरी गोलार्ध पे रहता है, जिसकी वजह से तापमान भी बदलता है, मौसम भी बदलता है और जीवन का चक्र चलता है। तो हम सबने पढ़ा कि साहब एक्सियल टिल्ट तो अभी खोजा गया 100-150 साल पहले, उससे पहले विज्ञान को नहीं पता था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाभारत में पितामह भीष्म उत्तरायण सूर्य होने का प्रतीक्षा करते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो वो उत्तरायण सूर्य कब होगा, और जो समय है उत्तरायण सूर्य होने का जनवरी के मध्य में, आज अब विज्ञान ने बताया हाँ यही वो टाइम है जिस समय सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। तो हमें तो महाभारत काल से एक्सियल टिल्ट की जानकारी थी। चूंकि वो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी है तो हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है, बल्कि हम उस माइंडसेट से हैं कि धर्म ग्रंथ में तो विज्ञान विरोधी होना चाहिए। जो विज्ञान है वो धर्म में नहीं हो सकता, जो धर्म है वो विज्ञान में नहीं हो सकता, जो प्राचीन चीज है वो आधुनिक विज्ञान से मैच नहीं खा सकती। तो समस्या होती है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमने भी पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा है कि प्लैनेट्स की पूरी खोज किसने की। तो कहा जाता है कि साहब 17वीं शताब्दी में केपलर ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन खोजे। जो वैज्ञानिक केपलर था उसने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते। अब यहां फिर मैं कहूंगा केपलर ने बताया 17वीं शताब्दी में, और आप कभी पूजा में बैठे हों और जब 9 ग्रहों की अर्चना होती है तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन। तो भाई ये तो हमारे यहाँ हजारों साल से बोला जा रहा है, तो ये कैसे हो गया कि 17वीं शताब्दी में 9 ग्रह खोजे गए? इसलिए मैं कह रहा हूं हमें कई बार उस वेस्टर्न माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। और इस श्लोक में एक और बड़ी मजेदार बात, मैं पुनः कह रहा हूं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश। भूमि सुत किसके लिए कहा गया? मंगल के लिए।
भूमि सुत मतलब भूमि का पुत्र। अब बताइए साहब, अब तो अभी विज्ञान को पता चला 100 साल पहले कि प्लैनेट मार्स और प्लैनेट अर्थ में एक बड़ी स्टार्किंग सिमिलरिटी है। और एक समय में यह माना जाता है कि जैसे धरती के ऊपर इन्वायरमेंट है वैसा ही इन्वायरमेंट उसके ऊपर भी था। और अब एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है कि कभी कोई बहुत बड़ा, शायद जब ये हमारा सौरमंडल बन रहा था तो कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराया किसी खगोलीय टक्कर में, धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया और वो घूमते घूमते वही ग्रह मंगल ग्रह बन गया। यानी भूमि सुत, धरती से उत्पन्न, धरती के पुत्र की बात अब जाकर वो मान रहे हैं। हमारे यहां तो पहले से लिखा हुआ है, किस बात की समस्या थी? इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक और बात आप ध्यान करिए, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये 1633 तक विज्ञान मानता था। और आप कभी मंदिर में जाइए जहां 9 ग्रहों की मूर्तियां हो, उत्तर भारत में तो कम देखने को मिलती हैं, दक्षिण भारत में ज्यादा मिलती हैं, तो वहां सूर्य सेंटर में होता है कि धरती सेंटर में होती है? और सारे 9 ग्रह मंदिर में होते हैं कि नहीं होते? इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको साफ समझ में आ जाएगा क्या अर्वाचीन ज्ञान और क्या प्राचीन ज्ञान। अब मैं यहां पे एक और बात भी कहना चाहूंगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक माइंडसेट से ग्रसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पाइथागोरस की जो थ्योरम है, ये पाइथागोरस के जमाने से 800 से 1000 साल पहले बोधायन शुल्ब सूत्रों में हमारी रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले यानी 1835 से पहले ये बोधायन प्रमेय के रूप में भारत के स्कूलों और विद्यालयों में पढ़ाया जाता। अब बाद में अंग्रेजों के आने के बाद वो पाइथागोरस थ्योरम हो गई और हम सबको पाइथागोरस ही पता होता है, जो रेक्टेंगल ट्रायंगल के स्क्वायर वाली थ्योरम। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब इसमें मैं उदाहरण तो देखिए बहुत दिए जा सकते हैं। यहां पर सिर्फ अब एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, सूर्य की किरणें 7 होती हैं, हम सबने पढ़ा होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, 7 रंग। कभी सूर्य देवता के मंदिर गए तो सूरज के साथ ही घोड़े क्यों होते हैं? यह भी हमारे यहां प्राचीन ज्ञान में है। बस समस्या क्या है कि प्राचीन ज्ञान और अर्वाचीन ज्ञान इस कदर मिले हुए हैं कि आप भेद ही नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ कुछ यूं समझिए, हमारे यहां परिवार है और परिवार में इतनी आत्मीयता मानी जाती है कि कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि माता पिता अपने बेटे या बेटी से किसी प्रकार का कोई डिफरेंस रखेंगे या कोई स्वार्थ रखेंगे। वेस्ट में होता है, वहां एक शादी हुई नहीं, शादी किया नहीं, कोई बच्चा हो गया, उन्होंने कहा जी हाफ फादर हाफ मदर, ये वो, उसके बाद वो कहते हैं मेरी अपनी लाइफ है, इनकी अपनी लाइफ है, मेरे को इससे क्या मतलब। उसी ढंग से उनकी सोच से हमारे यहां धर्म और विज्ञान इस कदर मिला है, जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ आत्मीयता से संलग्न होते हैं, मगर उनके यहां अलग है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। साइंस ने बिग बैंग थ्योरी दी और अब जाकर उसने कहा देयर इज ए परपीचुअल साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिजुविनेशन और रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के विध्वंस और निर्माण का सतत चक्र चलता रहता है। यही तो बिग बैंग थ्योरी है ना। एक बार पॉइंट था, अब वो कितनी सही है हम उस पर नहीं जा रहे, मगर अभी जो मान्य थ्योरी है, एक्सपैंड करेगा फिर एंड हो जाएगा, फिर दोबारा क्रिएट होगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर एंड हो जाएगा। और अब एक ही यूनिवर्स नहीं, पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हुए हैं कार्ल सैगन। और ये कार्ल सैगन कौन है? ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर आपसे पूछें कि इस समय कौन सा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम के पार गया, वो है वॉयेजर, जो 1978 में छोड़ा गया था, वॉयेजर सैटेलाइट अमेरिका से, जो सौरमंडल के पार जा चुका पहला मानव निर्मित कोई ऑब्जेक्ट है। उस वॉयेजर पर एक संदेश ड्राफ्ट किया गया है
कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन पर रही सभ्यता से को वो मिल जाए तो वो समझ सके कि हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है और हमारे पृथ्वी में जीवन क्या है। वो पूरा संदेश जिस साइंटिस्ट ने ड्राफ्ट किया था उसका नाम है कार्ल सेगन, और कार्ल सेगन ने लिखा है ओनली द कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ एंशियंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न डे साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। उसने ये लिखा है, इवन यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। वो ये कहता है कि परपीचुअल डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज अ कॉन्सेप्ट विच वाज ओनली गिवन बाय हिंदूज। अब इस शब्द पे किसी को आपत्ति होती, साहब यही तो यथार्थ की बात है, और हमारे यहां ऐसा नहीं। ये चीजें मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये तो परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स तो एक बात है। अब याद करिए रामचरितमानस में, सुंदरकांड में, जब हनुमान जी को अशोक वाटिका के बाद पकड़ कर ले जाया जाता रावण के सामने, और वो कहते हैं कि तुम्हारा अपना परिचय दो, तो उसमें एक शब्द बोलते हैं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मा, यानी जिसके अंश मात्र से अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, यानी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस क्रिएट होते रहते हैं, मैं उसका दूत हूं। तब आगे कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर धार, तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रिय नार। तो हमारे यहां तो ये लिखा है परपीचुअल क्रिएशन, इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड, बट वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मैंने कहा ना, जैसे हमारे यहाँ कोई भेद ही नहीं है परिवार में एक दूसरे के साथ, उसी प्रकार धर्म और विज्ञान में कोई मतभेद ही नहीं है। हमारे यहाँ जो जितना बड़ा ऋषि है, कणाद जितने बड़े ऋषि हैं उतने बड़े वो मटेरियल पार्टिकल साइंटिस्ट हैं। आर्यभट्ट जितने बड़े खगोल शास्त्री हैं उतने बड़े साइंटिस्ट हैं। भास्कराचार्य जितने बड़े गणितज्ञ हैं उतने बड़े ऋषि हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब मैं यहां पे आपको दो बातें और बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए 19th सेंचुरी में सबसे पहले भारतीय प्राचीन ज्ञान का अध्ययन यूरोप में किस देश में हुआ? सबसे पहले वेदों का अध्ययन सर्वाधिक हुआ तो जर्मनी में हुआ। मैं 19th सेंचुरी यानी 1800 के दशक की बात कर रहा हूं, 1800 की शताब्दी की बात कर रहा हूं। और 1850 से लेके 1900 के आसपास के 50 सालों में सबसे ज्यादा अध्ययन इन 50 वर्षों में, खासकर मैक्स मूलर के बाद, भले उनका उद्देश्य क्या था मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, परंतु एक जिज्ञासा जागृत हुई और उसके बाद वो अध्ययन सर्वाधिक जर्मनी में जाके हुआ 1850, 60, 70 और 80 के दशक में। अब दूसरा एक देखिए, क्या ये महज संयोग था कि उसके बाद के वर्षों में यानी 1900, 1910, 1920, 1930 में फंडामेंटल फिजिक्स की सारी डिस्कवरीज जर्मनों ने की ज्यादातर। चाहे 1900 का मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी हो या आइंस्टीन की 1910 के दशक में आई हुई, चाहे आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी हो, वर्नर हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी की थ्योरी हो, सबके सब जर्मनी से आ रही है। महज संयोग था? मेरे विचार से महज संयोग नहीं था। कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस ज्ञान का अध्ययन किया और उसे आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत किया। यह मैं इसलिए कहता हूं, आपको इसमें दो उदाहरण देख के बताता हूं। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उन्होंने यह बात अपने एक साइंटिस्ट मित्र जिसका नाम था फिट्जे कैपरा, जिसकी बड़ी फेमस बुक है द ताओ ऑफ फिजिक्स, उसकी एक दूसरी किताब है जिसका नाम है द अनकॉमन विजडम। उसमें वो लिखता है फिट्जे कैपरा कि अपने आखिरी दिनों में, यानी जब काफी बुजुर्ग हो गए थे हाइजेनबर्ग, 1972 में वो म्यूनिख जर्मनी में उनसे मिलने गया। लंबी बातचीत के बाद ये कहा हाइजेनबर्ग ने कि वो 1929-30 में भारत आए थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वैदिक दर्शन और वेदांत के ऊपर उनके कई तकनीकी पहलुओं पर, गहन पहलुओं के ऊपर उनका गहरा डिस्कशन हुआ।
और उसने लिखा है देन द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, रिलेटिविटी एंड अनसर्टेनिटी विच आई वॉज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड। कहा मैं उस समय थ्योरी पे काम कर रहा था, मैं इसके अंतिम निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहा था, पर बहुत से ऐसे बिंदु थे जो मैं उन चीजों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। आई गॉट द विजन एंड फाइनली कंक्लूडेड। इसमें कोई भारतीय का उल्लेख नहीं है। फ्रिट्ज कैपरा ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट हैं, और दोनों के बीच का संवाद है। इसमें इंडिया कहीं नहीं है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कह दूं, कोई संघी भाजपाई तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने बात कही कि सर्वाधिक अध्ययन वहां हुआ और उसके बाद वहीं से साइंटिफिक थ्योरीज निकली, ये महज संयोग नहीं था। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक फ्रेज यूज होता है अक्सर। सबसे कठिन चीज के लिए क्या फ्रेज यूज होता है? इज दिस अ रॉकेट साइंस और दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। इसका मतलब रॉकेट साइंस साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे जटिल विषय वस्तु मानी जाती है। और आपको पता है कि हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? फादर ऑफ द रॉकेट साइंस माना जाता है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले इंजन ड्रिवन रॉकेट को बनाया था। और वर्नर वॉन ब्रॉन के गुरु कौन थे? वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फिर देखिए जर्मनी आ गया, उसका नाम था हर्बन ओबर्थ। और हर्बन ओबर्थ ने ये लिखा है, यानी किसने? फादर ऑफ द रॉकेट साइंस के गुरु ने, कि वो नॉलेज के लिए वेदों को पढ़ते थे और उन्होंने बहुत सी नॉलेज वेदों से ली। और आप कहेंगे कहां लिखा है ये? उसने एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है उनकी एक किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, और उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन। इरिक वॉन डाइकन ने लिखा है अपनी बुक में कि हर्बन ओबर्थ, जो फादर ऑफ द रॉकेट साइंस वर्नर वॉन ब्रॉन के गुरु थे, उन्होंने वेदों से ज्ञान प्राप्त करने की बात की। इसमें फिर भारत कहीं नहीं है। सब विदेशी साइंटिस्ट एक दूसरे को बता रहे हैं, और वह बता रहे हैं कि ज्ञान कहां से स्रोत निकल रहा है। और फिर लाइटर नोट पे कह देता हूं, संघी भाजपाई कोई नहीं है इसमें। ये जो एक बायस्ड एटीट्यूड बना दिया गया कि हमारे यहां जहां इनॉर्मस नॉलेज अवेलेबल था, मतलब सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हमारे, सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशंस हमारे। आज भी आप पंडित जी के पंचांग में देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और नासा की ऑब्जर्वेटरी का देख लीजिए, फॉरगेट अबाउट द डेट, इवन आवर्स एंड मिनट्स आर सेम। फिर भी हमारे दिमागों में यह भर दिया गया कि जो हमारे यहां है वो पुरातन पंथी है। और क्यों? ताकि हमारे ही ज्ञान को दूसरे लोग लेकर रीपैकेज करके हमारे पास भेज सके। उदाहरण के लिए योग हम अपने यहां कहते थे, बहुत विरोध होता था, और जब योगा होके आ गया तो स्वीकार्य होने लगा। अब सुश्रुत सर्जरी में अब आज स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन यानी मेलबर्न, और दूसरा आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल सेंटर है, दोनों ने माना है कि राइनोप्लास्टी यानी नाक की जो प्लास्टिक सर्जरी है, उसके सबसे पहले करने वाले द पायनियर इज ऋषि सुश्रुत। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं, देयर आर सेवरल लेटेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब मैं इस पे आता हूं अंत में कि आप कहेंगे कि ये क्यों जरूरी है आज पढ़ना। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर जर्मनी कई दशकों तक पढ़कर, जर्मन साइंटिस्ट उसमें से यह निकाल सकते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो विज्ञान में उनको बहुत आगे ले जा सकती हैं, तो हमारा तो मूल ज्ञान है, हम उसके अंदर पढ़कर नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं निकाल सकते, उस पर रिसर्च करके और उसको मॉडर्न कंटेम्परेरी एस्पेक्ट में इस्टेब्लिश करें, और वो बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, देन वी कैन बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन दैट। जैसे ये कहा जाता है कि जीरो हमने खोजा, तो दुनिया में जितनी भी न्यूमेरिकल प्रणालियां थी उस जमाने में, तो जो जीरो बेस्ड हमारी न्यूमेरिकल प्रणाली थी, इसका पैराडाइम शिफ्ट हो गया, बेस ही बदल गया, एंड देन वी बिकम अ लीडर। तो आज भी हमारे पास तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी के लेटेंट सोर्स हैं
जो हमारे प्राचीन परंपरा में यत्र तत्र पड़े हुए और हम उसका ध्यान नहीं दे पाते, इस कारण से हम उसे आधुनिक युगीन परिवेश में नहीं स्थापित कर पाते। उदाहरण के लिए आप सबको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखिए अब हल्दी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, तो अब जाके पता चला हमारे यहाँ तो हमेशा भारतीय कोई भोजन उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक बनता हो, सबसे ज्यादा उसमें हल्दी पड़ती। अब बस और कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको एक मॉडर्न रिसर्च में क्लिनिकली प्रूव करके एस्टैब्लिश कर देना था। और इस प्राचीन ज्ञान ने ही हमें बासमती के पेटेंट से बचाया। आंवला के पेटेंट और तुलसी के पेटेंट तो दूसरों ने करा लिए थे, उन्होंने हमको बचाया। अब तुलसी का जो प्रभाव है, ये सब तो वो छोटी बातें बता रहा हूं जो आपको सबको पता है। कारण ये रहा कि ये केवल मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रूव करके स्थापित नहीं की गई। ये स्थापित कर दी जाए तो अपने आप दुनिया को ये समझ में आएगा और हमारा ही नहीं, दुनिया का भी कल्याण होगा। क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो बड़ी सहजता के साथ उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति जाकर इन चीजों को चेक कर सकता है और लाभ ले सकता है। और अंत में मैं ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ कैसे चीजें आपस में निहित हैं और वो हमारी धर्म संस्कृति में ऐसे भी हैं कि अत्यंत पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाईली एजुकेटेड, जो पीएचडी हो, और बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति, कैसे दोनों चीजें आपस में, दोनों का ज्ञान एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी थ्योरी दी, तो उसने कहा कि if a particle is moving in space, then the simultaneous and exact determination of both the position and the velocity of particle is impossible. यानी कोई पार्टिकल है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर था, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर लोगों ने आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक स्थूल रूप में उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई चीज मूव कर रही तो अगर आप उसकी सही पोजीशन डिटरमिन करना है तो किसी के रेफरेंस में करेंगे ना, जिस चीज के रेफरेंस में करेंगे उसको स्टेशनरी मानेंगे। अगर आपने इसको जमीन के रेफरेंस में किया तो जमीन को स्टेशनरी माना ना, पर क्या जमीन स्टेशनरी है? नहीं, धरती तो स्टेशनरी नहीं मूव कर रही। तो अगर आपने धरती को जिस क्षण स्टेशनरी माना तो उसके स्थिति के निर्धारण में त्रुटि आ गई, एरर आ गई इन द डिटरमिनेशन ऑफ पोजीशन। और अगर आपने उसकी पोजीशन को टेक इनटू अकाउंट कर लिया तो वेलोसिटी में एरर आ गई। इसीलिए वो कहते हैं द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा, और यही हमारे अंतर जगत में भी होता है। आप इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देखते हैं, दो एक्सट्रीमिटीज। एक जो बिल्कुल सांसारिक है, वो कहते हैं कहां है भगवान, कुछ नहीं, बेकार की बात है, दिखाओ, कहीं नहीं दिखता, उनको कभी भगवान नहीं दिखता। और जो लोग सिद्ध हैं, जो ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत कहां है, जगत तो सपना है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कहां है, सब कुछ तो ईश्वर ही ईश्वर। तो दो एक्सट्रीमिटीज दिखती। इसका अर्थ क्या हुआ कि द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटरमिनेशन ऑफ बोथ द गॉड एंड द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। जब गॉड डिटरमिन्ड होगा तो वर्ल्ड नहीं, जब वर्ल्ड डिटरमिन्ड होगा। और ये फाइनली किसने कहा हमारे यहां, आपको शायद कबीर दास जी के एक दोहे के बारे में पता हो। उनका बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। When I was there, the God was not there. Now the God is there. I am myself. My ego is not here. और ये किसने कहा? उस कबीर ने जिसने कभी पढ़ाई भी नहीं की थी, इनके लिए कहा गया मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कभी स्याही और कलम तो हाथ ही नहीं लगी थी। उसने उस बात का भी एक्सटेंशन बता दिया जो वर्नर हाइजेनबर्ग बताए थे, और उसकी और व्यापक रूप बता दिया। इसलिए मैं सिर्फ आपको बात बताता हूं कि हमारा अर्वाचीन ज्ञान में विज्ञान और हमारे अंतर जगत की चेतना के अंश किस कदर मिले हुए हैं, उसे समझने और अध्ययन करने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी सरकार ने आकर उन बहुत सी चीजों को सिस्टमेटिक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की, और 2015 से योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ में 173 से अधिक देशों के द्वारा
समर्थन नहीं, सेकंड होने के बाद यह प्रस्ताव बना और सारे दुनिया के देशों में किया जा रहा है। आपको शायद जानकारी हो कि आयुर्वेद के संदर्भ में दुनिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर ही WHO ने भारत में स्थापित किया है हमारे प्रयास। क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके अंदर तमाम जो वैल्यूज हैं ये हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड है, स्ट्रक्चर्ड प्राचीन ज्ञान। बस हमें उसको पिकअप करके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश करना है और हमारे लिए भी कल्याणकारी और उनके लिए भी कल्याणकारी होगा। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि जो कुछ भी विज्ञान ने नई नई खोजें की हैं उनको भी पढ़िए, परंतु यदि आप किसी टेक्नोलॉजी या साइंस के पीछे चलते हैं तो आप फॉलोअर बनते हैं। जब आप एक नई टेक्नोलॉजी निकाल लेते हैं तो आप लीडर बनते हैं, तब आप फॉलोअर नहीं बनते हैं। तो उस नई टेक्नोलॉजी के बहुत से लेटेंट सोर्सेज हमारे प्राचीन ज्ञान में हैं। इसीलिए प्राचीन ज्ञान को अर्वाचीन रूप में युगीन परिवेश में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक भी है कि जिन लोगों ने खासकर विज्ञान पढ़ा हुआ है वो गहराई से पढ़ें प्राचीन ज्ञान। थोड़ा सा हमारे यहाँ एक डिस्कनेक्ट ये हो जाता है कि एक धारणा बन गई है कि प्राचीन धर्म ग्रंथ तो सिर्फ पूजा पाठ के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जिन लोगों ने प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है उन्होंने आधुनिक विज्ञान का उतना अध्ययन नहीं किया। जो आधुनिक विज्ञान के अच्छे छात्र होते हैं वो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि दोनों लोग दोनों प्रकार का अध्ययन करें और फिर आप देखिए बिल्कुल दोनों में से वह सहज चीज निकलेगी जो हमारा जीवन भी उन्नत करेगी, मंगलमय करेगी और विश्व का जीवन भी मंगलमय करेगी। वह हमारी संस्कृति है जिसे मैं अंत में अटल जी की कविता की इस पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, भारत के लिए कहा है उन्होंने, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये भारतीय संस्कृति क्या यही परिचय है जो उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसलिए दोनों का अध्ययन परम आवश्यक है। और यह जो सेमिनार या जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया ये इस दृष्टि से मैं कहूंगा बहुत उपयुक्त है और भविष्य में इस ढंग के आयोजन होने चाहिए ताकि इस मार्ग प्रशस्त हो सके। धन्यवाद। और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर देवांशु पटेल, पारुल में हमारे वाइस चांसलर सभी अंधकरणधारी है जो आज विद्यार्थियों के और में किया मुझे विश्वास है को कहना शब्द हमारे विद्यार्थी जीवन और समय में हमारी सभ्यता को इस तरह से आने समय में हम